कक्षा दशम के सभी भैया बहनों को नमस्कार। आइए बच्चों, मैं थैलेश शाहू इस कालखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस कालखंड की लगातार चर्चा कर रहे हैं, उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इस पार्ट को पूरी तरह से आपको समझा दिया है, बतला दिया है। तो आइए हम आज इस पार्ट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो प्रश्नोत्तर हैं, पार्ट का जो सारांश है, उस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिएगा। ये शीत युद्ध वाला पाठ हम पढ़ रहे थे, उसके पृष्ठ जहाँ से हमको पढ़ना है वहाँ मैं ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 141 के अंतर्गत हम इस पाठ में महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, सबसे पहले इस पाठ में खाली स्थान दे रहा है, तो आइए खाली स्थान को भी हम जानने का प्रयास करें। ये कहता है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और प्रथम राष्ट्रपति खाली स्थान थे। तो बच्चों पहले खाली स्थान में लिखिएगा सुकर्णो। पुस्तक कापी निकाल के बैठिएगा, कभी भी आप पढ़ते हैं तो। सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और राष्ट्रवादी नेता थे सुकर्णो। दूसरा है वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति खाली स्थान थे हो ची मिन, ये उसका नाम है, हो ची मिन। दूसरा खाली स्थान। ग नंबर देखिएगा, नाइजीरिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति, तीनों महत्वपूर्ण हैं। इसमें क्या आएगा? नमादी आजिकीबो। अगर आप वीडियो देखते होंगे बच्चों, पूरी बात जितनी बात मैं बताने चाह रहा हूं वो सब वीडियो में आ गया है। क्या नाम बोला? नमादी आजिकीबो। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का संघर्ष खाली स्थान देश के विरुद्ध था। कौन से देश बच्चों? हॉलैंड के विरुद्ध था। फिर घ नंबर देखिएगा, वियतनाम की स्वतंत्रता का संघर्ष खाली स्थान और खाली स्थान देशों के विरुद्ध था। क्या उत्तर आएगा इसमें? वियतनाम की स्वतंत्रता का संघर्ष पहले आएगा फ्रांस और जापान, दोनों देशों के विरुद्ध था बच्चों। ये दोनों खाली स्थान, जिसमें पहले फ्रांस, दूसरा जापान। अब चलिए इस पाठ में बच्चों मैं सभी प्रश्नोत्तर पर चर्चा नहीं करूंगा, मगर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और हमें भी जिसकी जानकारी होनी चाहिए, ऐसे विषय और ऐसे प्रश्नोत्तर पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूं। तो इसमें प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानताएं और अंतर है। मतलब आपको क्या पूछ रहा है वो? अंतर भी पूछ रहा है और समानता भी, कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत ने भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अफ्रीका में भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, पर दोनों आंदोलन में समानता क्या था और अंतर क्या रही है। तो बच्चों पहले हम इसमें समानता की बात करें तो दोनों देशों की आंदोलन में समानताएं, दोनों देशों के लोगों में एकता, आपसी भाईचारा और साम्राज्यवाद विरोध की भावना प्रबल हुई। दोनों देशों में एकता की भावना का भी जागरण हुआ। पहले एकता का भाव था, फिर आपसी भाईचारा भी बढ़ा और साम्राज्यवादी देशों ने जिस तरीके से शोषण किया, कहीं ना कहीं दोनों देशों में उसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये हम समानताएं दोनों देशों के बीच देखते हैं। पर अंतर की बात है तो अंतर क्या देखते हैं बच्चों? पहला अंतर तो यह है कि भारत की तरह अफ्रीका में विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बनी। वहां पर प्रशासन की विस्तृत व्यवस्था नहीं थी। क्यों? वहां अशिक्षा, गरीबी, निर्धनता और इसके कारण वहां प्रशासनिक व्यवस्था में कमी दिखाई देती है। फिर दूसरा अंतर हम और देखते हैं बच्चों, भारत में समाज सुधार के लिए भी उस समय बहुत सारे आंदोलन हुए। भारत में समाज सुधार ने राष्ट्रीय व स्वतंत्रता आंदोलनों का सूत्रपात किया गया, जबकि अफ्रीका में एक प्रबल और संगठित मजदूर वर्ग का विकास हुआ। जबकि हमारे यहाँ स्वतंत्रता के लिए कई स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी वीर शहीदों की, सपूतों की, बलिदान की हम घटना पढ़ते हैं, जबकि वहाँ मजदूर वर्ग ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये इसका उत्तर। बच्चों चौथे प्रश्नोत्तर पर, तीसरे को छोड़ रहा मैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है, फिर भी पुस्तक में मैंने वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ से उत्तर मिल जाएगा। चौथे प्रश्नोत्तर पर मैं चर्चा करूँ, इंडोनेशिया और नाइजीरिया में लोकतंत्र स्थापित होने में क्या समानता क्या समस्याएं थी, भारत में इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला गया। इसका उत्तर बच्चों, इंडोनेशिया और नाइजीरिया में लोकतंत्र स्थापित करने में मजदूर संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ये मजदूर संगठन
रेलवे स्टेशन, कल कारखानों और बंदरगाहों में काम करते थे। मतलब भारत से वहाँ की परिस्थिति कुछ क्या थी, अलग थी। फिर साथ साथ हम और देखने का प्रयास करें, वहाँ पर इन्होंने उपनिवेशी सरकार की रंग भेद नीति का विरोध करते हुए देश में एकता और भाईचारा की भावना का विकास किया। इसी एकता की भावना ने साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध लोकतंत्र स्थापित करने में सहायता पहुंचाई। जबकि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने एकता और भाईचारा की भावना फैलाई, समाज सुधारक सामने आए, शिक्षा और जन जागृति ने लोकतंत्र स्थापना में सहयोग प्रदान किया, राजनीतिक संगठन बने, उन्होंने लोकतंत्र के बीज बोकर लोकतंत्र स्थापना में अपना योगदान दिया। और इस तरीके से हमने देखा कि इंडोनेशिया और नाइजीरिया में लोकतंत्र स्थापित होने में ये सभी समस्याएं थी, जबकि भारत में इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे यहाँ क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता आंदोलन ने और समाज सुधारकों ने, जन जागृति के लिए लोकतंत्र की स्थापना ने हमें काफ़ी सहयोग प्रदान किया है। ये रहा बच्चों चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न भाई महत्वपूर्ण है, आइए पांचवें प्रश्न पर चर्चा करें। शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी? शीत युद्ध मैंने पिछले ही वीडियो में बताया बच्चों, इसके जस्ट पहले वीडियो देखिएगा। शीत युद्ध में हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे, और बच्चों इन दोनों देशों के कारण शीत युद्ध का भी जन्म हुआ है। सबसे अधिक खतरनाक तो दोनों देशों के बीच की शस्त्र प्रतिस्पर्धा थी। एक तरफ अमेरिका अपने पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए शस्त्र निर्माण कर रहा था, तो वहीं सोवियत रूस अपनी साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देना चाहता था, यह जानते हुए भी कि परमाणु युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हो सकती है। अमेरिका और रूस यही प्रयास करते रहे कि दूसरे देश को परास्त करने और घातक व अधिक मात्रा में हथियार बने। उन्होंने विश्व भर के अपने सैन्य ठिकानों में तैनात कर रखा था। पूरी दुनिया के देश इस प्रकार परमाणु हथियारों के निशाने पर थे। अर्थात यह परमाणु बम का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले किया और 1950 में सोवियत रूस ने भी कर लिया, और दोनों का यह तनाव विश्व के लिए तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को जन्म देने लगा था। तो इस तरीके से शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। दोनों देश अपने को कमजोर मानने को तैयार नहीं थे। ये इसका उत्तर है बच्चों। फिर उसके बाद देखते हैं परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ। छठवां प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर हम जानने का प्रयास करें। तो प्रिय बच्चों, पूरे विश्व में खास करके अमेरिका और यूरोप में आम लोगों के विरोध प्रदर्शन और शांति आंदोलन होने लगे। लाखों की तादाद में महिला, पुरुष, बच्चे इन आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगे और अपने ही देश की सरकारों से मांग की कि बिना कोई शर्त अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करें और किसी दूसरे देश की अपनी भूमि में उन्हें रखने की अनुमति न दे। इन आंदोलनों के दबाव के चलते रूस और अमेरिका के नेताओं ने परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व बनाने का विचार किया। अर्थात अपने ही देश के लोगों द्वारा सोवियत रूस और अमेरिका के नेताओं को सामना करना पड़ा। तब जाकर के यह लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमें परमाणु शस्त्र निर्माण को रोकना होगा, नष्ट करना होगा। 1998 में आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक में और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में दोनों देशों के राष्ट्रपति के संधि पर हस्ताक्षर से निशस्त्रीकरण का यह मार्ग प्रशस्त हुआ, संभव हो सका। यह है परमाणु निशस्त्रीकरण की महत्वपूर्ण बातें जो कैसे संभव हुआ कह रहा है। तो कुल मिला के पूरी बात क्या हुआ, सोवियत रूस और अमेरिका की जन समुदाय, महिला, बच्चे, बूढ़े, जवान, आम नागरिक इसका विरोध कर रहे थे कि हमें परमाणु बम नहीं चाहिए, परमाणु शस्त्र नहीं चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। परिणाम स्वरूप जनता की भावनाओं के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा और यह परमाणु निशस्त्रीकरण संभव हो सका। प्रिय बच्चों, एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्तमान में आप शीत युद्ध का क्या प्रभाव देखते हैं, कह रहे हैं, माने वर्तमान में शीत युद्ध की क्या स्थिति है। तो इसका उत्तर हम समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें बच्चों। हम देखते हैं कि वर्तमान में शीत युद्ध के एक प्रभाव को आज विश्व झेल रहा है। अब सोवियत रूस ने अरब देशों पर प्रभाव डाला
और अमेरिका व इजराइल के विरुद्ध उनको तैयार किया। तो अमेरिका ने उन देशों में यह भावना फैलाई कि साम्यवादी रूस में इस्लाम धर्म को खतरा है। साथ ही साथ इसी तरह जब रूस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उस पर नियंत्रण जमाया, तो वहां पर क्या देखते हैं, अमेरिका ने इस्लामी धार्मिक समूहों को उकसा करके उन्हें रूस से लड़ने के लिए घातक शस्त्र दिए। इस तरह से प्राय विश्व के अन्य भागों में भी छापामार युद्ध करने के लिए रूस और अमेरिका ने गुटों को तैयार किया। इस घटना में हम देखते हैं कि रूस के विघटन के बाद ये समूह आज आतंकवाद फैला रहे हैं। वर्तमान युग की आतंकवाद समस्या का आरंभ शीत युद्ध से ही प्रारंभ होता है बच्चों। इस तरीके से वर्तमान में शीत युद्ध, जैसे ही सोवियत रूस का विघटन हुआ, यह युद्ध की संभावनाएं टल गई है, क्योंकि इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का शक्तिशाली देश है, जबकि जो उसको प्रतिद्वंदी माना जाने वाला सोवियत रूस, जिसका विघटन हो गया, और जब विघटन हुआ तो सोवियत रूस की शक्ति में कमी आई। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आज अमेरिका का प्रतिद्वंदी ना मिलने के कारण अमेरिका शांत हुआ है और विश्व में शीत युद्ध काफ़ी हद तक इस समय समाप्त हो चुका है और अभी फिलहाल तृतीय विश्व युद्ध की यहाँ से कोई संभावनाएं नहीं है। प्रिय बच्चों, मैंने इस पूरे पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया है। आप पिछले वीडियो को खोल करके देखें तो ये प्रश्नोत्तर और भी रिपीट होगा, क्योंकि पूरी बातों को मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन विषय वस्तु को आप तक पहुंचाऊं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, क्योंकि बच्चों बोर्ड की कक्षा में आपके एग्जाम 10th 12th में होना सुनिश्चित है। अगर कक्षाएं खुली तो भी और नहीं खुली तो भी आपको इसी वीडियो के आधार पर पढ़ना पड़ेगा और परीक्षा देना पड़ेगा। आप सभी, वैसे अधिकांश हमारे दसम के भैया बहन वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये पाठ समाप्त होता है। नए पाठ, नए विषय, नई जानकारी के साथ मैं थैलेश साहू अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।